Hello everyone, my name is Sweety Padhalia and welcome to SV Academy classes। तो जैसा कि आप लोगों की बोर्ड की डेट शीट आ गई है और आप लोगों को पता है कि लगभग आपके पेपर जो है क्लास 12th के बोर्ड के वो मई के महीने में, मई के मंथ में हो जाएंगे। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं होप कर रही हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बिना और टाइम को वेस्ट किए मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या करना है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है या हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है या हमें किसी चीज़ से डर लगता है, ठीक है, कि पता नहीं हम पास हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट ए और पार्ट बी के सामने टाइम दे दूंगी। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सिर्फ उसे पार्ट ए देखना है तो वो पार्ट ए देख सकता है। अगर वो चाहता है कि वो पार्ट बी सीधा देखना चाहता है, आपको थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप सीधा पार्ट बी पर भी जा सकते हैं। ठीक है, और आपकी बिल्कुल फ्री विल है, अगर आप चाहें तो कंप्लीट वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए इस पर बेस्ड है। पार्ट ए और पार्ट बी ना एक्चुअली ही दोनों प्रिपरेशन पर बेस्ड है। ठीक है, बस ये थोड़ी सी दिखाई देने वाली प्रिपरेशन है और वो थोड़ी सी छुपी हुई प्रिपरेशन है। ठीक है, तो चलिए पार्ट ए की अगर हम बात करें तो देखिए सिलेबस में सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अपनी लाइफ में से आप थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टाइम निकालिए और देखिए सिलेबस को कि कौन कौन से सिलेबस आपके हट गए हैं। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं हम ऐसे अंधाधुंध शुरू नहीं हो जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है और ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं फरवरी के महीने में बना रही हूँ। ठीक है, और आपके पास अभी भी आधा महीना है, आपके पास मार्च है कंप्लीट और आपके पास अप्रैल है कंप्लीट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए इस बात को। 2.5 महीने बहुत होते हैं। 2.5 महीने में तो तुम अपनी स्टोरी को ऐसे से ऐसे कर सकते हो। बस अगर आपको ज़रूरत है तो वो है स्मार्ट वर्क करने की। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से नहीं हैं। फिर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से कौन कौन सा पोर्शन हट गया है और कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आप तैयारी करें तो सबसे पहले मुझसे ना एक बच्चे ने पूछा था कमेंट सेक्शन में कि मैम आप ये और बता दीजिए कि हम कहाँ कहाँ से पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर आपकी आदत ऐसी है, सभी के लिए मैं कह रही हूँ, अगर आपकी आदत ऐसी है कि इस बुक से भी पढ़ ले, इस बुक से भी पढ़ ले, इस बुक से भी पढ़ ले, तो ये बहुत ही बेकार आदत है। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में आप 90+ स्कोर करें तो आपको सबसे पहले तो एक पैटर्न से चलना पड़ेगा और वो क्या है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। मैं कभी ये चीज़ नहीं कहती आप लोगों को कि आप इस सारे चैप्टर्स को मेरे ही चैनल से पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं। आपको जिस टीचर का जो समझ में आता है आप सिलेबस को पूरा करिए जैसे ही। और अब देखिए वो समय नहीं रहा है कि आप सबसे पहले ये सोचो कि आओ हम बैठ के सिलेबस करें पूरा। ठीक है, सबसे पहले तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए कि मैंने एक चैप्टर कर लिया। उस एक चैप्टर का जब आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया, उसके नोट्स आपने रिवाइज कर लिए, नोट्स पढ़ लिए, उसको याद कर लिया। ठीक है, और एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए, कभी भी बुक खोल के मत पढ़िए। अगर आप ये सोचते हैं ना कि हम बुक खोलें और फिर हम शुरू करें बुक से पढ़ना, अच्छा ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 चल रहा है, इसका पहला पेज है, सेकंड पेज है, ऐसे कभी नहीं होती पढ़ाई, कभी भी नहीं होती। 3 पेज 4 पेज में तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर वैसे एग्जाम का प्रेशर होता है। ठीक है, और फिर तुम उसके बाद लगोगे कि हमें बाद में पढ़ना है। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, ये बहुत ही रियल चीज़ बता रही हूँ मैं। कभी मत पढ़ो,
आपको जिस भी टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, उसके नोट्स बनाओ। अगर आपके स्कूल के टीचर का आपको अच्छे से समझ में आता है, उनके नोट्स बनाओ। अगर आपको किसी और थर्ड टीचर का अच्छे से समझ में आता है, उनसे पढ़ के उनके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद नोट्स को रिवाइज करो। नोट्स रिवाइज करने के बाद ये आपका पहला काम है। जब आपने किसी एक चैप्टर को पकड़ लिया, हेलो एल्केन, हेलो अरीन फॉर एग्जाम्पल, आपने उस चैप्टर को पकड़ लिया, उसके नोट्स रिवाइज कर लिए, अच्छे से याद कर लिया, ठीक है, अच्छे से याद कर लिया। उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना। केमिस्ट्री में आप सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे। मैं ये वीडियो बोर्ड के हिसाब से बना रही हूं, इस बात का आप खास ध्यान रखें, ठीक है। मैं कोई एंट्रेंस के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर आप एंट्रेंस के लिए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चले जाइए वीडियो को बंद करके। मैं यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम की बात कर रही हूँ कि आपको नोट्स पढ़ने हैं और नोट्स पढ़ के आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। मैं गारंटी के साथ आपको ये चीज कहती हूँ कि अगर ये चीज आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से, तो आपके सच में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप 70 नंबर का पेपर होता है थ्योरेटिकली, अगर आप ये चीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपके आराम से 50 से 60 की रेंज में मार्क्स आ सकते हैं, बहुत आराम से। अब तो देखो क्या है, थोड़ा एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। सेक्शन ए आने लग गया, पैसेज आने लग गया, असर्शन रीजनिंग आने लग गई, एमसीक्यू तो चलो पहले भी आते थे, पर क्या है कि सेक्शन ए एक अलग हो गया। तो सेक्शन ए अलग हो जाने की वजह से इस रेंज पे काफी फर्क पड़ा है। अदरवाइज अगर सेक्शन ए नहीं होता ना, तो मैं तुम्हें ये कहती कि 70 में से तुम्हारे आराम से 60 अबव आएंगे, ठीक है। बट क्योंकि अब सेक्शन ए आ गया है तो मुझे 50 तक की रेंज लेके चलनी पड़ रही है कि 10-20 मार्क्स की रेंज आपकी सेक्शन ए लेके बैठेगा ही बैठेगा। और सेक्शन ए आपका ऐसा है जो कि मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पूरे मार्क्स भी दिलवाएगा, और अगर आप रट्टा मार रहे हैं तो आपके मार्क्स बर्बाद भी करवाएगा। सेक्शन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसी वजह से मैंने सेक्शन ए के लिए अलग से सीरीज चलाई है। क्लियर है, ठीक है। तो वापस आते हैं इस पर कि आपको सिलेबस पर ध्यान देना है कि क्या हमारा सिलेबस पूरा है। सिलेबस को पूरा करिए, नोट्स रिवाइज करिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है ना कि भाई हमें और क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चंस करने हैं, आप एग्जाम आइडिया पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मार्केट से, जिस भी बोर्ड के आप हैं, जिस भी स्टेट के आप हैं, ठीक है, आप अपने सीनियर से बुक्स ले सकते हैं या आप खरीद सकते हैं बुक्स, और आप सैंपल पेपर रिवाइज करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो। एक चीज होती है हमें चीजें आना, दूसरी चीज होती है हमारी प्रेजेंटेशन। आपने कोई चीज सीख ली, आपके दिमाग में है, कंसेप्ट क्लियर है, बट अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना नहीं आता, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है आपके कम नंबर्स के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप नोट्स करिए, एनसीईआरटी करिए। एनसीईआरटी बुक भी आप पढ़ सकते हैं, पर बुक में इसलिए नहीं कह रही क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ना बहुत ही शॉर्ट में दिया होता है और एक ही लाइन में 3 बातें छुपी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप किसी अच्छे टीचर से पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, उनके नोट्स को याद करिए और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करिए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर आते हैं हम सेक्शन ए पे। अब सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए आपका क्या क्या लेके बैठा है। एक तो आपके पैसेज वहां से आ सकते हैं, पैसेज के साथ साथ असर्शन रीजनिंग आ सकती है। आ क्या सकती है भाई, आएगी, ठीक है, आ सकती है। चलिए, उसके बाद वन वर्ड आपके आएंगे। हरियाणा बोर्ड में तो फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, ये सब चीजें भी आ सकते हैं। देखो अलग अलग बोर्ड का अलग अलग हिसाब है, मैं एक स्टैंडर्ड पैटर्न लेकर चल रही हूँ, ठीक है। वन वर्ड भी आ सकते हैं और आपके पास एमसीक्यूज भी आएंगे। तो ये सब चीजें आपकी, अगर हरियाणा बोर्ड के हैं तो फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, ऐसी भी चीजें आएंगी, उनको भी चलो मैं लिख ही देती हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपके आ सकते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। तो ये सब चीजें ना आपके 20 नंबर कैरी कर लेंगे, और 20 नंबर बहुत होते हैं, बहुत। ऐसा भी हो सकता है, अगर मेरी बात सच निकल गई, कि 70 में से 50 नंबर तो आपको फुल्ली एनसीईआरटी मिल जाए,
ठीक है, और 20 नंबर आपके कंसेप्चुअल पे बेस्ड हो जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर, कि कंसेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ गए। तो ये मैंने जो सीरीज चलाई है सेक्शन ए की, ये मैंने अपने लिए नहीं चलाई है, ये मैंने आप लोगों के लिए ही चलाई है। एक तो आप लोगों का एंथुजियाज्म पहली वीडियो में बहुत हाई होता है, सेकंड में लो हो जाता है, थर्ड में लो हो जाता है, चौथे तक आते आते खत्म हो जाता है। तुम इंडक्टिव इफेक्ट चलाते हो अपना, ठीक है, तो ऐसे मत किया करो। आपको अगर कोई एक अच्छी चीज़ मिल रही है और वो भी आप ये सोचिए कि उसके लिए आप एक तरीके से वो आपके लिए फ्री एजुकेशन है, फ्री अपॉर्चुनिटी है, अगर उसके बाद भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो सेक्शन ए पे कमांड अच्छी करिए, आपके 20 मार्क्स सिक्योर होंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं पैसेज करा रही हूँ कि वही आपको मिल जाए, पर आपको दिमाग चलाना सीखना है, एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वो आ गया, आपको डायरेक्शन मिल गई कि किस डायरेक्शन में आपको दिमाग चलाना है, तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, शायद 20 में से 20 भी कर लो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो 50 मार्क्स मैं आपको कह रही हूँ, वो 50 मार्क्स आपके एनसीईआरटी सिक्योर करवा देगा। आप प्लीज़ करें उसको। एनसीईआरटी क्वेश्चन सबसे पहले करिए, इधर उधर किसी भी बुक पे पागल होने की ज़रूरत आपको नहीं है। सबसे पहले नोट्स याद करो, नोट्स याद करने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको आप समझ सकते हैं समझिए, याद करना चाहते हैं याद करिए। ऑर्गेनिक में स्पेशली मैं आपको कई बार नेम रिएक्शंस करो, नेम रिएक्शंस करो, कन्वर्जन्स करो, एनसीईआरटी कर लो सबसे पहले तो, नेम रिएक्शन सारी की सारी करो, कन्वर्जन्स करो, ठीक है, डिस्टिंग्विश टेस्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टॉलेंस टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, फेलिंग्स टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट तो इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आपके वाइवा में भी आते हैं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम वाइवा के लिए भी एक वीडियो बनाइए। वाइवा पे मैं वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी, पर मैं आपको अगर अभी शॉर्ट में समझाऊं तो वो ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है, क्वेश्चन बैंक है ये। जब भी एक्सटर्नल आता है, एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहता है, प्रैक्टिकल और प्लस में कंसेप्चुअल नॉलेज। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल हमेशा बोर्ड से पहले होता है और बोर्ड आने ही वाले होते हैं जस्ट आपके प्रैक्टिकल के कुछ दिनों बाद ही, तो वो यही चेक करते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए और हम आंसर दे दें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस का ध्यान रखना है, आपको नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, फिर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर अपनी कमांड बहुत अच्छे से रखनी है। जब आपकी कमांड इस पे अच्छी हो जाए, उसी के बाद आप जिस भी बुक से इंटरेस्टेड हैं, एग्जाम आइडिया से इंटरेस्टेड है या आप सैम्पल पेपर करने में इंटरेस्टेड हैं, आप उस पर प्रोसीड कर सकते हैं। पर वहाँ पे जंप नहीं करना है अगर आपकी ये दोनों चीज़ अच्छी नहीं है तो, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ब्रॉड करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ध्यान रखेंगे कि आप सारी नेम रिएक्शंस कर ले। एल्डोल हो गई, HVZ हो गई, कैनिजारो हो गई, वुल्फ किश्नर हो गई, ये सारी की सारी नेम रिएक्शंस आप एक पेज पे लिख लें और उनको अच्छे से याद करें, ठीक है। ज़रूर याद करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सिर्फ पढ़ते पढ़ते हैं और जब लिखने का समय आता है भूल जाते हैं। आपको इस बात पर ध्यान ही नहीं देना कि आपको कोई रिएक्शन आती है या नहीं आती है। जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, आपको डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 दिन छोड़ के 2 दिन, मतलब रेगुलर फैशन में आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। एल्डोल आती भी है तो भी लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश टेस्ट, ये वो सवाल हैं जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन्स, ठीक
ठीक है। उसके बाद आपका रेजोनेंस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरीके से आ जाएगा कि फिनोल और नाइट्रोफिनोल वो क्यों एसिडिक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बना उनके रिस्पेक्टिव फिनॉक्साइड आयन से। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने कहा है, और ये एनसीईआरटी भी है, कई बार आता है। ठीक है, एसिडिटी, बेसिसिटी, इस पे सवाल आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी तो करना ही करना है, साथ में आपको इन पे बहुत अच्छी कमांड अपनी रखनी है। और ये भी आपको नेम रिएक्शन तो आपको थ्योरी में से मिल जाएगी। डिस्टिंग्विश टेस्ट आपके एनसीईआरटी हैं, कन्वर्जन एनसीईआरटी की कर लो, रेजोनेंस पे बेस्ड जो भी है, रेजोनेंस पे बेस्ड 3 मार्क्स में क्वेश्चन फंसता है अगर आ जाता है तो। ठीक है, तो रेजोनेंस पे कर लीजिए, रेजोनेंस की प्रैक्टिस करिए, और साथ ही साथ जो और एक्स्ट्रा एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप करिए। ठीक है, ऑक्साइम वगैरह हो गए, उन पे डीएनपी इतना इंपॉर्टेंट है, उस पे क्वेश्चन आ जाता है। इनऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें, और स्पेशली देखो मैं अगर कहना चाहूँ तो डी और एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। ठीक है, और डी और एफ ब्लॉक तो मैंने ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट कर दिया है। पी ब्लॉक मैंने देखिए पढ़ाना शुरू किया था, पर दिक्कत क्या होती है कि आप लोग रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं करते हो, और जब उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं या आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है, तो वो टीचर का भी बहुत ही ज़्यादा मोरल डाउन हो जाता है कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ बट बच्चे ही नहीं देख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी अपनी तरफ से मुझे मोटिवेशन देना पड़ेगा, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले कि हाँ भाई मैं करूँ। ठीक है, तो इस पर आते हैं। डी और एफ ब्लॉक में आपको कहीं नहीं जाना, अगेन आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेमिंग बहुत अच्छे से करिए, 1 मार्क्स में आएगा और बहुत आसान है, चैनल पे पढ़े भी हैं, कोऑर्डिनेशन मैंने पूरा पढ़ा दिया है, इसको अच्छे से करिए। नेमिंग के साथ आप वीबीटी बहुत अच्छे से करिए। यहाँ से अगर क्वेश्चन आया, देखो वीबीटी और सीएफटी अगर हुआ तो दोनों में से कोई एक आएगा, क्या ऐसा हो सकता है दोनों में से एक एक आ जाए और आपको ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो वीबीटी और सीएफटी में से एक एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। वीबीटी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो, वो आ जाते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन बताओ, पेयरिंग वाले जो हम बताते हैं ना, ज्योमेट्री वगैरह क्या होगी, ये सब, मैग्नेटिक करेक्टर। सीएफटी में से ज्यादा चांसेस डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के। ये छोड़ के अगर तुम जा रहे हो ना, अगर तुम ये छोड़ के जा रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। अगर तुम इस टॉपिक को छोड़ के जा रहे हो, या तो स्प्लिटिंग आ जाएगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। ठीक है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में बिल्कुल, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पी ब्लॉक में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, लिखवा लो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेमिंग कर लो, वीबीटी और सीएफटी ज़रूर कर लो, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा 3 मार्क्स में। ठीक है, और डी और एफ ब्लॉक में तो देखो ज़्यादातर चांसेस ना उस क्वेश्चन के आने के होते हैं कि बताओ इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा क्यों है, बताओ ये कलर क्यों शो कर रहे हैं, डीडी ट्रांजिशन पे क्वेश्चन इतना ज़्यादा आता है। लिख लो, नोट्स बना लो जो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो जो आपका चैप्टर है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मैंने पूरा करा रखा है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नर्स्ट इक्वेशन वाले टॉपिक नहीं कराए हैं मैंने, बट इलेक्ट्रो भी मैंने काफ़ी कुछ करा रखा है। काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन कर लो। ठीक है, कई बार तो इनकी डेरिवेशन ही पूछी जाती है विद ग्राफ, टी हाफ वगैरह निकालना, ये सब। फिर उसके बाद आप आइए न्यूमेरिकल्स पर, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। उसके बाद आइए आप रेट लॉ और रेट लॉ पर बेस्ड, रेट लॉ या ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चंस पर, टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेबल वाले क्वेश्चंस पता है कैसे कह रही हूं मैं, कि टेबल आ जाएगी, आपको कहेंगे कि ये कोई आपका रिएक्टेंट है, ये कोई फलाना बी रिएक्टेंट है और यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है, रेट उसका ये है, के की वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, और यहाँ पे के की आपको रेट कांस्टेंट की कुछ वैल्यू दे रखी है, और आपसे कहा है कि आप इसका
ऑर्डर निकालो, रेट की वैल्यू दे रखी है तो आपसे पूछेंगे के निकालो। तो इस तरीके के सवाल आपके यहाँ से आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आप खास ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद अगर हम आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, कोलराच लॉ जो आप पढ़ते हैं उसे बहुत अच्छे से कर लीजिए, सेल के बारे में कर लीजिए। नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगी आपके बोर्ड से पहले नर्स्ट इक्वेशन पे एक वीडियो डाल दूं, एक या दो वीडियो, या इलेक्ट्रो को ही पूरा करा दूं, जरूर करिए उसको। सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रॉल्ड्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। प्लस में जो आपके वो चैप्टर रह गए हैं जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स रह गया आपका। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के लिए आप अगेन मैं आपको कहूंगी एनसीईआरटी क्वेश्चन करो, थ्योरी करो, बहुत आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। इनफैक्ट मैं उसके वीडियो भी इसलिए ही नहीं बना रही थी क्योंकि वो थोड़ा याद करने वाला चैप्टर ज़्यादा पड़ जाता है, मेरा समझाने का पोर्शन कम है। तो मुझे ऐसे चैप्टर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो मतलब मुझे समझाना पड़े, बट फिर भी आई विल ट्राई कि मैं बायोमोलिक्यूल्स पे भी आपका वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दूं आपके बोर्ड से पहले। बट फिर भी आप अगर वेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं से भी पढ़िए, ठीक है, कहीं से भी पढ़िए, बट ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो ये था। अगर हम डिस्कस करें कि भाई इस वीडियो लेक्चर में कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि कहाँ से पढ़ो, कहाँ से पढ़ो, तो इन शॉर्ट ये है, नोट्स पढ़िए और एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे से करिए। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है और आपके अंदर है ये फीलिंग कि भाई हमें और पढ़ना है, तो आप सैम्पल पेपर और एग्जाम आइडिया सॉल्व करिए। इससे ज़्यादा आपको और फालतू का कुछ पढ़ के बोर्ड के लिए अपने आप को और कन्फ्यूजन में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो आप अपने समय की बर्बादी करें। आपको अपना मटेरियल कम से कम रखना है और उसी की बार बार रिवीजन करनी है, तभी आपके जो क्वालिटी है वो अच्छे से निखरेगी। अगर आप ये सोचेंगे यहाँ से भी पढ़ लें, यहाँ से भी पढ़ लें, यहाँ से भी पढ़ लें, तो वो स्कैटर हो जाता है और फिर उसके बाद क्वालिटी डाउन हो जाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट बी की तरफ। अगर हम पार्ट बी के बारे में डिस्कस करना चाहें तो पार्ट बी क्या है? पार्ट बी ये है उन बच्चों के लिए है जिन्हें ये लगता है कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ दिक्कत ही क्या चल रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप लोगों ने प्री बोर्ड भी दिया होगा अपने स्कूल में, और अगर आप पास नहीं हो पा रहे हैं प्री बोर्ड में या आपके मार्क्स अभी भी 50% से कम आ रहे हैं, तो पार्ट बी आपके लिए है। अगर आप टॉपर हैं तो पार्ट बी आपके लिए नहीं है, आप वीडियो को बंद करके जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप खुद से ये सवाल पूछिए कि हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या चीज़ है जिसमें हमें दिक्कत आ रही है। अगर ऐसी दिक्कत है, देखो दिक्कतें भी अब अलग अलग तरीके की होती है। एक होता है बच्चा जो पढ़ रहा है बट उसके मार्क्स नहीं आ रहे, एक बच्चा होता है जो पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, एक बच्चा होता है जो कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो जिन्हें लगता है कि वो पढ़ रहे हैं बट उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आसान सा जवाब है कि आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। सही तरीके से पढ़िए, आप देखिए कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है। जो तरीका मैंने बताया है अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप इसको फॉलो करके देखिए। ठीक है, खुद सैंपल पेपर सॉल्व करिए या इस पैटर्न को फॉलो करके अगर आपका एक और प्री बोर्ड होने वाला है तो आपको बहुत अच्छा एक तरीके से ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा अपने रिजल्ट में। तो आप ये करके देख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है हम चीज कर रहे होते हैं बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो हमारा तरीका ही सही नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो हैं जो जिनका मन ही नहीं करता है पढ़ने का। तो आप मुझे बताइए कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको कोई ये कहेगा कि बेटा पढ़ लो। ठीक है, आपको खुद ही इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ हमारे बोर्ड आ रहे हैं और हमें पढ़ना है। पोटेंशियल सबके अंदर होता है, सब के अंदर कैलिबर है पढ़ने का, कुछ करने का और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। तो आप भी कर सकते हैं, आप करिए।
जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनका जो मैंने नोटिस किया है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है वो रहता है रूटीन में। और अभी भी आपके पास इतना समय है, अगर आप चाहें तो आप अपना जो भी आपका स्टेटस चल रहा है पढ़ाई में, स्पेशली केमिस्ट्री में, आप उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज ले आ सकते हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा होता है टाइम। ठीक है, अपने रूटीन को ठीक करिए, अगर आपका रूटीन ठीक नहीं है तो ठीक है, और टाइम टेबल बनाइए कि भाई ये सब्जेक्ट है, हमें इसको इतने घंटे देना है, इतने घंटे देना है। ऐसे नहीं पढ़ना है आपको कि आप आज पढ़ रहे हैं 8 घंटे और फिर कल पढ़ रहे हैं 6 घंटे, फिर परसों पढ़ रहे हैं आप 4 घंटे और फिर उसके बाद आप पढ़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि मैं 3 दिन से तो लगातार इतना पढ़ रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आप भले ही क्या कर दीजिए, 2-2 घंटे में बांट दीजिए अपने जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको लगता है कि भाई आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपने फिक्स किया है स्पेसिफिक किसी चैप्टर के लिए कि मुझे ये चैप्टर 2 घंटे पढ़ना है, तो आपको वो 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मैं कभी ऐसे नहीं कहती कि टाइम टेबल आप ऐसे बनाओ कि हम सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, फिर उसके बाद हम 6 से 7 ये पढ़ रहे हैं, 7 से 8 ये पढ़ रहे हैं। ऐसा टाइम टेबल मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि आप बिगिनर्स हो, अगर आपका रूटीन नहीं बना हुआ है, क्योंकि जिनका बना हुआ होता है उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका रूटीन नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से शुरुआत करें कि डेली अगर मैंने 2 घंटा केमिस्ट्री बोला है खुद से कि मैं पढ़ूंगा, तो वो 2 घंटे फिर मैं पढ़ूंगा। अब वो मेरा टाइम है कि भाई अगर मुझे सुबह पढ़ना है तो मैं सुबह पढूं, अगर मुझे दिन में पढ़ना है तो मैं दिन में पढूं, शाम में पढ़ना है तो शाम में पढूं, पर मैं पढ़ूंगा। और पढ़ना ये नहीं है कि आप किताब खोल के बैठ जाएं। अगेन मैं आई एम सेइंग दिस थिंग कि आप सही तरीके से पढ़ें, आप कुछ भी फालतू का ना पढ़ें, अपना समय खराब ना करें, क्योंकि वो अब आपके पास नहीं है। इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, इसे वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स रिवाइज करिए, नोट्स के बाद एनसीईआरटी आप लोग रिवाइज करिए। इतना भी कर लोगे तो आपको खुद को लगेगा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। आप कभी ऐसे मत सोचिए कि भाई आज एक दिन में मैं इतना सब कुछ कर लूं। बेबी स्टेप्स लीजिए। ठीक है, थोड़ा 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 भी अगर आप करेंगे तो 2.5 महीने में आप काफी कुछ कवर अप कर लेंगे, ये आपको भी पता है। और यही चीज आपको 1 हफ्ते के अंदर दिखाई देने लग जाएगी। 1 हफ्ते में आप अगर मान लीजिए 2 चैप्टर भी कर रहे हैं या 1 चैप्टर भी कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने कुछ ना करने से बेटर कुछ तो किया। और अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स और एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो मैं आपको कह रही हूँ कि पास तो आप बहुत आराम से हो जाओगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेहनत करोगे ना, वो आपके मार्क्स के ग्राफ को ऊपर ही उठाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या चीज़ कहना चाह रही हूँ। आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ही अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि भाई हमारा 11th खराब था तो मेरा 12th भी खराब जाएगा। आप ये देखो ना कि आज से आप कितनी मेहनत करना शुरू कर रहे हो। 11th खराब था, उसको छोड़ दो। 12th का रिकॉर्ड खराब है, उसको छोड़ दो। ऐसे कभी मत सोचो कि हमें सिर्फ पास होना है। आप पास होने से ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं और आप कर सकते हैं। सबसे पहले खुद पे विश्वास करिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव पीपल है जो आपके एक तरीके से कॉन्फिडेंस को नीचे डाउन गिराते हैं, उनसे दूर हो जाइए। ऐसे रिलेटिव्स या ऐसे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है आपको जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे गिराते हैं। इस समय अगर आपको 2.5 महीने में ज़रूरत है तो वो है पॉजिटिवनेस की। पॉजिटिव लोगों से अपने आप को सराउंड करिए। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ठीक है, और भाई मैं इससे दोस्ती ख़त्म नहीं कर सकता, तो 2.5 महीने के लिए आप दूर हो जाइए। एक शब्द होता है इग्नोर। अगर आप इस 2.5 महीने में अपने आप को या अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपका ग्राफ कभी ऊपर नहीं जाएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहना पड़ेगा कि हाँ अभी मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है और मुझे इसी पे फोकस करना है। ठीक है, वो दोस्त कभी भी दोस्त नहीं होते जो आपको ये चीज़ कहें कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं आती या मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, चलो आज बाहर चलते हैं।
अभी फ़िलहाल आपको इस एटीट्यूड की ज़रूरत नहीं है। आपको इस एटीट्यूड की ज़रूरत है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे ज़रूरत है तो वो है सेल्फ स्टडी की, सेल्फ अपने आप को टाइम देने की, कि भाई हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस में कर सकूँ। अगर कोई चीज़ आप भूल रहे हैं तो उसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड आई होप कि आप इस समय का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, और जब आपका केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बोर्ड का एग्ज़ाम कैसा गया। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।